वेलकम टू द एक्सेस नॉलेज। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि रेस्पिरेटरी सिस्टम में रेस्पिरेशन क्या होता है, रेस्पिरेशन के टाइप देखे थे, एरोबिक एनारोबिक रेस्पिरेशन देखा था, इंटरनल एंड एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, सेलुलर रेस्पिरेशन के बारे में देखा था, एनर्जी प्रोड्यूस किस तरीके से होती है, कौन कौन सी रिएक्शंस होती हैं, कौन कौन सी साइकिल्स उसके अंदर होती हैं, उनके बारे में जानकारी ली थी। आज का दिन हम देखेंगे कि जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उस रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर कौन कौन से ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं और उनके स्पेसिफिकेशन, उनके काम क्या क्या होते हैं, उनको मेनली हम डिस्कस करेंगे। तो जैसे ये जो डायग्राम बना हुआ है, इस डायग्राम से हम कह सकते हैं दिस इज द रेस्पिरेटरी सिस्टम डायग्राम, और इसके अंदर अलग अलग ऑर्गन्स होते हैं जो कि अलग अलग ऑर्गन हैं जो कि इस रेस्पिरेटरी सिस्टम में इन्वॉल्व होते हैं और रेस्पिरेशन की क्रिया के लिए उत्तरदायी होते हैं, करवाने के लिए उत्तरदायी होते हैं। तो हेडिंग बनाएं कि वेरियस ऑर्गन ऑफ ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर जो वेरियस ऑर्गन्स हैं उनके बारे में थोड़ी सी बात करें। अब इस डायग्राम से समझेंगे कि सबसे पहले या हिंदी में इसको कह सकते हैं कि मानव श्वसन तंत्र में उपयोग होने वाले मानव श्वसन तंत्र के विभिन्न अंग। तो सबसे पहले हमारी रेस्पिरेशन में हमने देखा था कि सबसे पहले एयर कहां पर एंटर होती है, एयर हमारी एंटर होती है हमारे नोज से जाती है। नोज से ये जो एयर है वो सबसे पहले एंटर होती है फेरिंग्स में। ये ऊपर वाला जो पार्ट है इसके आगे नोज रहती है, नोज के अंदर जो एयर एंटर होती है फेरिंग्स में। एंड एक्स इसको हिंदी में कहा जाता है ग्रसनी। अब फेरिंग्स से रिलेटेड बात करें तो फेरिंग्स एक तरीके का पैसेज है जहां पर भोजन और वायु दोनों उपस्थित होती है। मींस फेरिंग्स एक ऐसा रास्ता है जिस जगह से भोजन तथा वायु दोनों प्रवाह होते हैं या फिर दोनों उपस्थित होते हैं। अब फेरिंग्स भी तीन तरीके का, मतलब पूरा फेरिंग्स भी तीन तरीके के पार्ट में डिवाइड होता है। मींस अब अगर मैं इसमें लिखूंगा इट इज अ पैसेज at which food and air present। ये तीन प्रकार का होता है, मतलब तीन पार्ट होते हैं इसके। एक होता है नेसोफेरिंग्स, दूसरा होता है ओरोफेरिंग्स और तीसरा होता है लैरिंगोफेरिंग्स। फेरिंग्स का वो हिस्सा जो कि नाक की तरफ, जो हमारे नोज की तरफ होता है, उसको नेसोफेरिंग्स कहा जाता है। ओरोफेरिंग्स क्या होता है, ओरोफेरिंग्स मिडिल पार्ट को कहा जाता है, और जो हमारे नीचे वाले पार्ट फेरिंग्स का जो नीचे वाला हिस्सा होता है उसको कहा जाता है लैरिंगोफेरिंग्स। उसके बाद जब ये फेरिंग्स से जब हमारी एयर और फूड, फेरिंग्स पे एयर और फूड दोनों है,
तो बीच में ये जो पार्ट है, ये यहां पर एक तरीके का वॉल होता है या फिर एक तरीके का सेपरेटर होता है जिसको कहा जाता है एपिग्लोटिस। जिसको कहा जाता है एपिग्लोटिस, हिंदी में इसको कहा जाता है कंठ गुच्छ। एपिग्लोटिस जो होता है, इसका काम क्या होता है कि एपिग्लोटिस का काम होता है कि फूड और एयर को सेपरेट करना। एक समय पर हमने फेरिंग्स पे देखा कि फूड और एयर दोनों उपस्थित हैं। जब वो एपिग्लोटिस में आती है तो एपिग्लोटिस क्या करती है कि जो फूड वाला पार्ट है उसको अलग करना और जो एयर है उसको अलग करना। तो सेकंड ऑर्गन कौन सा है? सेकंड ऑर्गन है एपिग्लोटिस। कंठ गुच्छ। It separate the food and air. It the food and air. It separate food and air. अब फूड अलग होके किस में जाएगा? आहार नलिका में जाएगा, जिसे इंग्लिश में कहते हैं ईसोफेगस। और जो एयर है वो एंटर होगी लैरिंग्स में और लैरिंग्स से जाएगी किसमें? ट्रैकिया में या फिर विंडपाइप। तो एपिग्लोटिस के बाद जो एयर है, अब यहां पर रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात कर रहे हैं तो हमारा मेन कंसर्न होगा केवल और केवल एयर से रिलेटेड। तो ये नीचे वाला पार्ट है, नीचे वाला, इसको कहा जाता है लैरिंग्स। इसको कहा जाता है लैरिंग्स, हिंदी में इसको कहा जाता है ध्वनि यंत्र। हिंदी में इसको कहा जाता है ध्वनि यंत्र। लैरिंग्स का काम क्या होता है कि लैरिंग्स में एक बहुत छोटी छोटी वोकल कॉर्ड्स या फिर वो छोटी छोटी धागेनुमा संरचना होती है जिनको स्वर रज्जु या फिर वोकल कॉर्ड्स कहा जाता है। ये क्या करती है? हमारी बॉडी से जैसे हमारे जो साउंड निकल रहा है उस साउंड को निकालने का जो काम होता है वो लैरिंग्स का होता है। इसीलिए इसको ध्वनि यंत्र कहा जाता है। इसको ध्वनि यंत्र या फिर इसका दूसरा नाम वॉइस बॉक्स भी होता है। इस लैरिंग्स, इसको क्या कहता है? ध्वनि यंत्र। इसका अदर नेम, जिसका दूसरा नाम क्या होता है? इसका दूसरा नाम होता है वॉइस बॉक्स। अब क्या होता है, ये लैरिंग्स क्या करते हैं कि लैरिंग्स के अंदर, जैसे ये मैं बनाऊं एक लैरिंग्स है सपोज दैट, और इसमें बहुत छोटी छोटी स्वर रज्जु है, बहुत पतली 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 स्वर रज्जु है, वोकल कॉर्ड्स पाई जाती है। जब हमारी बॉडी से एयर पास होती है, जब हमारी बॉडी से एयर पास, सॉरी, जब बॉडी से नहीं, जब लैरिंग्स से एयर पास होती है तब ये जो स्वर रज्जुएं हैं ये बहुत पतली होती हैं और ये वाइब्रेट करने लगती हैं। जब ये स्वर रज्जुएं वाइब्रेट करती हैं तो ये क्या करती है? वाइब्रेशन के दौरान साउंड प्रोड्यूस करती हैं। जब साउंड प्रोड्यूस करती हैं तो हमारा जो साउंड है वो वोकल कॉर्ड से बना। अब ये जो साउंड है, साउंड को कन्वर्ट करना शब्दों में, वो काम होता है हमारी टंग का। हमारी जो जीभ है वो क्या करती है? जो साउंड जो प्रोड्यूस हुआ है लैरिंग्स से, उसको कन्वर्ट कर देती है किसमें? क्या कहते हैं, शब्दों में कन्वर्ट करने का काम किसका होता है? हमारी जीभ का होता है। और कितना और क्या बोलना है ये कंट्रोल कौन करता है? ये हमारा माइंड करता है, और ब्रेन में भी ब्रेन का सेरेबेलम वाला पार्ट करता है। तो यहां पर लैरिंग्स का काम ध्वनि यंत्र, इसके अंदर क्या होती है? ये होती है वोकल कॉर्ड्स, इसको हिंदी में कहें तो स्वर रज्जु।
जो साइज ऑफ लैरिंग्स, मतलब लैरिंग्स का जो साइज है वो मेल एंड फीमेल दोनों में अलग अलग होता है। मेल और फीमेल दोनों में अलग अलग होता है। मेल्स में लैरिंग्स का जो साइज है, साइज ऑफ larynx in male is more than female। मेल्स में लैरिंग्स का साइज जो होता है वो बड़ा होता है, और मेल्स का जो लैरिंग्स है वो एक थायराइड कार्टिलेज, थायराइड उपास्थि से कवर होता है, और उस थायराइड उपास्थि को या थायराइड कार्टिलेज को एडम्स एप्पल भी कहा जाता है। मींस अगर कहें कि लैरिंक्स इज कवर्ड, पर ये देखिए एडम्स एप्पल हमेशा और हमेशा जो मेल्स होते हैं उनके अंदर ही होता है। आप देखिए ये जो हमारा गला है, गले के बाहर की तरफ ये निकला हुआ आपको हड्डी टाइप की या फिर कार्टिलेज टाइप की दिखती है ना, थोड़ा सा हार्ड पार्ट, ये होता है हमारा एडम्स एप्पल। मींस एडम्स एप्पल is present in male to protect the larynx। लैरिंक्स को प्रोटेक्ट करने के लिए आपका एडम्स एप्पल लगा होता है। किसमें? ये एक थायराइड कार्टिलेज होती है, एडम्स एप्पल लगा होता है किसमें? कवर करते हुए लैरिंक्स। ठीक है, तो ये हमारे क्या हुआ? फेरिंक्स हो गया, एपिग्लोटिस हो गया और लैरिंक्स हो गया। अब हमारा जो नेक्स्ट ऑर्गन है, नेक्स्ट ऑर्गन, वो नेक्स्ट ऑर्गन है हमारा ट्रैकिया, विंड पाइप, हिंदी में श्वास नली भी कहते हैं। जो चौथा जो ऑर्गन है वो है ट्रैकिया। ये पूरी की पूरी जो नली है इसको कहा जाता है ट्रैकिया, या फिर हिंदी में कहेंगे श्वास नलिका, श्वास नलिका। ट्रैकिया और विंड पाइप, विंड पाइप भी कहेंगे या फिर श्वास नलिका कहेंगे। ट्रैकिया या फिर विंड पाइप या फिर श्वास नलिका कहा जाएगा। ये ट्रैकिया एक तरीके का पाइप होता है जिसके अंदर, जिससे जो एयर है वो, जिसमें एयर मूव करती है। इसकी जो लेंथ होती है अप्रोक्सीमेटली 10 to 12 सेंटीमीटर, एंड जो डायमीटर होता है वो होता है 1.5 to 2 सेंटीमीटर। लेंथ 10 to 12 सेंटीमीटर, डायमीटर 1.5 to 2 सेंटीमीटर। ये जो लैरिंक्स होता है, ये लैरिंक्स इज कवर्ड बाय सी शेप्ड कार्टिलेज। सी शेप मतलब जिनका जो ये जो गोल गोल दिख रही है ना, ये जो होती है सी शेप की कार्टिलेज होती है। ये पूरी गोल नहीं होंगी, ये सी शेप की होंगी ऐसे। जिनका काम क्या होता है, इन जो सी शेप कार्टिलेज हैं, इनका काम होता है कि लैरिंक्स को बाहर से आने वाले किसी शॉक से या फोर्स से प्रोटेक्ट करना काम होता है किसका? सी शेप कार्टिलेज का। ट्रैकिया इट इज कवर्ड, it is covered by C shape कार्टिलेज। इसको हाइलिंग कार्टिलेज भी कहा जाता है, और हाइलिंग। इनकी जो संख्या होती है
सी शेप कितनी होती है बाय 20, जो नंबर्स होते हैं नंबर ऑफ सी शेप कार्टिलेज इज 20। अब आप एक चीज को देखिए कि जो सी शेप कार्टिलेज का जो पीछे वाला भाग है, जैसे ये कवर्ड है सी, अब जैसे ये जो है सी शेप है, तो ये सी शेप जो है, इस सी शेप का जो इतना पार्ट है ये बना होता है किससे, ये जो इतना वाला पार्ट है इसको क्रॉस से बताया है मैंने, ये कनेक्टिव टिश्यूज से बना होता है, और यहीं पर यहां से निकली होती है पूरी की पूरी क्या, ईसोफेगस। अगर मैं टॉप व्यू बताऊं इसका, तो सी शेप कार्टिलेज, इसके अंदर क्या है, ट्रैकिया, कवर्ड किससे है, सी शेप कार्टिलेज से, इसके पीछे है ईसोफेगस। ईसोफेगस में क्या, जो फूड होता है, फूड का साइज डिफरेंट डिफरेंट होता है। अब अगर पूरा होगा तो ये ईसोफेगस जो है वो मूवमेंट नहीं कर पाएगी, कभी छोटा साइज आएगा कभी बड़ा साइज आएगा, तो मूवमेंट कर, क्योंकि अगर बड़ा आ गया तो ये फंस जाएगा इसके अंदर, ईसोफेगस के अंदर, फूड के अंदर, ईसोफेगस के अंदर वो साइज मतलब जो फूड है वो फंस जाएगा और प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। इसीलिए ये जो है ईसोफेगस के अंदर इजीली खाना, मतलब जो फूड है, जो सॉलिड पार्टिकल है, वो इजीली हमारे स्टमक के अंदर चला जाए। इसीलिए जो पीछे वाला, इसके जो पीछे वाले हिस्से पे जो है जो कार्टिलेज सी शेप की होती है और वो कनेक्टिव होती है, कनेक्टिव टिश्यू से कनेक्ट होती है, जिससे इजीली जो फूड है वो ईसोफेगस से हमारे बॉडी के अंदर, स्टमक के अंदर चला जाए। क्योंकि जो आपका जो ट्रैकिया है, ट्रैकिया के जस्ट पीछे वाले पार्ट पर, जस्ट पीछे ही ईसोफेगस होता है, आहार नलिका होती है। अब क्या हुआ, नेक्स्ट जो आता है वो आता है हमारा लंग्स। नेक्स्ट जो आता है वो आता है लंग्स। अब लंग्स के अंदर हम देखें कि जो ट्रैकिया है, नंबर चौथा जो है वो लंग्स। अब काम है लंग्स का, तीसरा चौथा, तो इसको थोड़ा सा बड़ा लिख देते हैं, इसको यहां से रब करके लंग्स, यानी हिंदी में कहा जाता है फेफड़े। अब ये जो ट्रैकिया है, ये ट्रैकिया क्या करता है, दो पार्ट में टूट जाता है। ये ट्रैकिया दो पार्ट में टूट जाता है, और ये पार्ट जब दो पार्ट में टूट जाता है तो उनको कहा जाता है ब्रोंकाई। साइमल्टेनियसली जब ये दोनों दो पार्ट हैं, जब इकट्ठा बोलूंगा तब इनको ब्रोंकाई बोलूंगा, और अगर मैं इनको इंडिविजुअली बोलूंगा कि लेफ्ट ब्रोंकाई और राइट ब्रोंकाई नहीं बोलूंगा, अगर मैं दोनों को बोल रहा, कंबाइनली बोल रहा हूं तो ब्रोंकाई बोलूंगा, और इंडिविजुअली बोल रहा हूं तो इनको ब्रोंकस बोलूंगा। लेफ्ट ब्रोंकस, राइट ब्रोंकस, ठीक है। तो ये डिवाइड होते हैं दो पार्ट में, तो ट्रैकिया इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, मतलब टू पाइप्स, विच इज नोन एज ब्रोंकाई और ब्रोंकस। इनको श्वसनी कहा जाता है, इनको श्वसनी कहा जाता है। अब ये जो ब्रोंकाई है और ये ब्रोंकस है, ये ब्रोंकाई और ब्रोंकस जो है वो कन्वर्ट हो जाते हैं, वो फर्दर डिवाइड हो जाते हैं किसमें, ब्रोंक्यूल्स में। ये जो जैसे ये ब्रोंकस गए, ये ब्रोंकस फिर से ये छोटे छोटी जो लाइनें जो बना रहा हूं, इनको कहा जाता है ब्रोंक्यूल्स, इनको कहा जाता है ब्रोंक्यूल्स। अब इनको ब्रोंक्यूल्स कह तो दिया, अब ये ब्रोंक्यूल्स भी फर्दर डिवाइड हो जाते हैं इन छोटे छोटे गुच्छों में। इनके जो एंड पार्ट होता है, इनको इन छोटे छोटे गुच्छों में होता है, और इन छोटे छोटे जो गुच्छे होते हैं, छोटी छोटी कूपिकाएं होती है, इनको कहा जाता है एल्वियोली। एल्वियोलाई, ये इसको हिंदी में कहा जाता है वायु
कूपिका, ये कूपिका लाइक मतलब सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है, सैक लाइक स्ट्रक्चर। तो लंग्स के अंदर हम तीन चीजें पढ़ेंगे, ब्रोंकस, ब्रोंकाई, काई और ब्रोंकस। ब्रोंकस जो है इट इज अ प्राइमरी डिवीजन ऑफ ट्रैकिया। ट्रैकिया श्वास नलिका का प्राथमिक विभाजन। फिर दूसरा पार्ट है जब श्वास नलिका आपस में फिर से टूट जाती है, या फिर ब्रोंकिया, ब्रोंकाई जो है इसको ब्रोंक्यूल्स, ब्रोंक्यूल्स प्राइमरी डिवीजन ऑफ ब्रोंकाई या ब्रोंकस, ब्रोंकस, या फिर इसको ये भी कह सकते हैं सेकेंडरी डिवीजन ऑफ ट्रैकिया। फिर जो है जो ब्रोंक्यूल्स आपस में टूट जाते हैं और एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, सैक लाइक स्ट्रक्चर, एल्वियोली, एल्वियोलाई। इसको प्राइमरी डिवीजन ऑफ ब्रोंक्यूल्स, ब्रोंक्यूल्स और सैक। क्योंकि देखो प्राइमरी डिवीजन ब्रोंक्यूल्स टूट रहा है, सेकेंडरी जब ब्रोंकाई जो है वो दूसरी बार टूट रहा है तो एल्वियोली बना रहा है, तो सेकेंडरी डिवीजन ऑफ ब्रोंकस। और जब ट्रैकिया पहले टूटा ब्रोंकाई में, ब्रोंकाई ट्रैकिया ब्रोंकाई में टूटने के बाद फिर टूटा ब्रोंक्यूल्स में, ब्रोंक्यूल्स के बाद टूटा किसमें, एल्वियोली में। तो ट्रैकिया का तीसरा डिवीजन है, इज अ टर्शरी डिवीजन ऑफ ट्रैकिया। अब एल्वियोली क्या होता है, एल्वियोली के बारे में थोड़ा सा और लिख लेते हैं कि एल्वियोली जो है वो सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है। स्ट्रक्चर जो गैसेस है, ये जो एल्वियोली है इज कवर्ड बाय कैपिलरी, कैपिलरीज। जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है वो एल्वियोलीज के अंदर ही होता है। जैसे CO2 और ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का जो एक्सचेंज हो रहा है वो एल्वियोली के अंदर ही हो रहा है। तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस अकर इन एल्वियोली। और वो किस प्रोसेस से होता है, वो डिफ्यूजन प्रोसेस से होता है, उसको मैं बताऊंगा आगे कैसे होता है। फिर एल्वियोली की बात हो गई, तो एल्वियोली डिफ्यूजन प्रोसेस। फिर सेकेंड बात, इट इज अ यूनिट ऑफ लंग्स या फिर सेल ऑफ लंग्स कहा जाता है। जैसे मैंने बताया ना कि माइंड का जो आपका कहते हैं ब्रेन की सेल कौन सी कही जाती है, न्यूरॉन्स कही जाती है। किडनी की सेल किसे कहा जाता है, नेफ्रॉन कहा जाता है। ऐसे ही लंग्स की जो सेल होती है या यूनिट ऑफ लंग्स, यूनिट ऑफ लंग्स जो है वो होती है आपकी एल्वियोली, एल्वियोली। अब लंग्स से रिलेटेड कुछ नीचे देख लें कि लंग्स के चारों तरफ जो ये मैंने ब्लू ब्लू टाइप की डैश लाइन जो बनाई है, इस डैश लाइन को कहा जाता है प्लूरा मेम्ब्रेन।
फुसफुसिया आवरण कहा जाता है इसको, फुसफुसिया आवरण कहा जाता है। अब ये फुसफुसिया जो आवरण है, इस फुसफुसिया आवरण ये द्विस्तरीय होती है, डबल लेयर्ड होती है, और इसके बीच में भरा होता है फ्लूरल फ्लूइड। इस फुसफुसिया आवरण का काम क्या होता है, मेम्ब्रेन का काम होता है, इसका काम होता है लंग्स को प्रोटेक्ट करना बाहर के किसी फोर्स से। इसका जो काम होता है यही लिख देता हूं, प्रोटेक्ट लंग्स फ्रॉम एक्सटर्नल फोर्सेस, बाहर के फोर्स से प्रोटेक्ट करने का काम होता है प्लूरल फ्लूइड। अब जो ये नीचे जो सी मतलब इस तरीके का राउंड टाइप का जो स्ट्रक्चर बना है, इसको कहा जाता है डायफ्राम। डायफ्राम। अब डायफ्राम जो है, डायफ्राम का काम क्या होता है, डायफ्राम जो है ब्रीदिंग रेट को इट कंट्रोल द ब्रीदिंग रेट, ब्रीदिंग रेट को कंट्रोल करता है। तो डायफ्राम का काम हो गया इट कंट्रोल द ब्रीदिंग रेट। तो सारे के सारे जो ऑर्गन्स हैं उनके बारे में मैंने डिस्कस कर लिया कि ब्रोंकाई प्राइमरी डिवीजन ऑफ द ट्रैकिया से टूटा, ये जो बड़ा बड़ी पाइप है, बड़ी बड़ी पाइप है, इनको कहा जाता है ब्रोंकाई या फिर ब्रोंकस। जब ये पाइप फिर से टूट जाते हैं तो उनको कहा जाता है क्या, ब्रोंक्यूल्स कहा जाता है। जब ये फिर से टूट के ये छोटे छोटे जो गोल गोल स्ट्रक्चर है, ये डॉट डॉट स्ट्रक्चर है, वो होती है एल्वियोलीज, और ये यूनिट ऑफ लंग्स भी कहा जाता है। और गैसेस का जो एक्सचेंज है वो भी इन्हीं में होता है। ये कवर होती है किसके ये कवर होती है किससे, कैपिलरीज से कवर होती है। और कैपिलरीज का काम हम जानते हैं कि कैपिलरीज के अंदर क्या होता है कि कैपिलरीज में जो प्योर ब्लड और इम्प्योर ब्लड के अंदर बीच एक्सचेंज होता है। अब प्योर ब्लड इम्प्योर ब्लड के बीच एक्सचेंज मींस कहने का मतलब वो ये कि गैसेस का एक्सचेंज होना ही आपका क्या कहते हैं कैपिलरीज के थ्रू होता है। ये पूरा का पूरा मैंने आपको ऑर्गन्स के बारे में डिफाइन करते हैं। डायफ्राम क्या होता है, ब्रीदिंग रेट को कंट्रोल करता है, प्लूरल मेम्ब्रेन के बारे में बता दिया, और ये पूरा का पूरा समझाते हैं। अब मैं बताता हूं कि जो एल्वियोली है, एल्वियोली के अंदर एक्सचेंज ऑफ गैसेस कैसे होता है। एक सिंपल तरीके से बताने की कोशिश करूंगा। थोड़ा लंग्स के बारे में एक दो चीजें लिख लो कि लंग्स की जो स्टडी होती है उसको कहा जाता है स्टडी ऑफ लंग्स। स्टडी ऑफ लंग्स को कहा जाता है पल्मोनोलॉजी। पल्मोनोलॉजी। और जो लंग्स का अप्रोक्स वेट होता है, वेट ऑफ ईच लंग्स जो है वो अप्रोक्सीमेटली 1.3 kg होता है अप्रोक्स। और जो राइट लंग जो है उसका साइज लेफ्ट लंग से ज्यादा बड़ा होता है। राइट लंग का साइज जो है वो लेफ्ट लंग से ज्यादा बड़ा होता है। अब ये इसके बारे में देख लिया, ये पिंक कलर के होते हैं। अब जो लंग्स के बारे में पढ़ लिया, ऑर्गन्स के बारे में पढ़ लिया, अब अगली हेडिंग डालेंगे अपन एक्सचेंज ऑफ गैसेस। प्रोसेस कौन सी है, इसका नाम पूछ लिया जाता है कि लंग्स के अंदर गैसेस का जो एक्सचेंज हो रहा है वो किस फिनोमेना या फिर किस प्रभाव से हो रहा है, तो डिफ्यूजन से हो रहा है। एक्सचेंज इट अकर बाय डिफ्यूजन प्रोसेस। तो डिफ्यूजन को थोड़ा समझें कि जब कभी
दो एलिमेंट्स एक ही जगह पर हैं, एक जगह पर दो एलिमेंट्स रखे हैं, दूसरी जगह पर दो एलिमेंट्स रखे हैं और सेम है। जैसे सपोज दैट यहां पर एक पॉइंट है, यहां पर मैंने एक क्या कहते हैं जो होल कर दिया है, यहां पर एक एलिमेंट ए रखा है, यहां पर बी एलिमेंट ए रखा है, यहां पर एक एलिमेंट का जो क्वांटिटी है अप्रोक्सीमेटली 20 मॉलिक्यूल्स और बी एलिमेंट जो है यहां पर है 10 मॉलिक्यूल्स। सिमिलरली एयर में मतलब बाहर भी ए एलिमेंट है और बी एलिमेंट है और ए एलिमेंट की जो यहां पर संख्या है वो 50 मॉलिक्यूल्स और जो बी एलिमेंट की जो संख्या है वो है आपकी ए एलिमेंट की जो संख्या है वो है 50 मॉलिक्यूल्स नहीं, यहां पर आप ले लीजिए 5 मॉलिक्यूल्स और बी एलिमेंट की संख्या है यहां पर 25 मॉलिक्यूल्स। तो एक ही जगह पर कंसंट्रेशन के बेसिस पे होता है कि जिस जगह पर कंसंट्रेशन ज्यादा होगा और तो फ्लो जो होगा एलिमेंट्स का वो हमेशा ज्यादा कंसंट्रेशन वाली जगह से कम कंसंट्रेशन वाली जगह की तरफ होगा। मींस अगर ए एलिमेंट की बात करूं तो ए एलिमेंट बाहर की तरफ जाने की कोशिश करेगा क्योंकि यहां पर ज्यादा कंसंट्रेशन है, यहां पर कम कंसंट्रेशन है। और बी एलिमेंट क्या करेगा, बाहर से बी एलिमेंट अंदर की तरफ आएगा क्योंकि बाहर का कंसंट्रेशन ज्यादा है और अंदर मॉलिक्यूल्स का कंसंट्रेशन कम है। तो डिफरेंस इन कंसंट्रेशन। सिमिलरली अब इसको कंसंट्रेशन को आप प्रेशर, पार्शियल प्रेशर के तौर पे भी कह सकते हैं कि जिस जगह पर पार्शियल के हमेशा फ्लो होगा जो फ्लूइड का वो हमेशा ज्यादा पार्शियल प्रेशर वाली जगह से कम पार्शियल प्रेशर वाली जगह की तरफ, यहां पर कंसंट्रेशन को पार्शियल प्रेशर के तौर पर कह सकते हैं। तो हम देखें कि सपोज दैट दिस इज ये हमारी जो है एक कूपिका है या फिर एल्वियोली है। अब एल्वियोली में मैंने कहा कि यहां से आया इंप्योर ब्लड या फिर इंप्योर ब्लड का मतलब क्या हो गया कि ऑक्सीजन का कंटेंट कम है, मतलब ऑक्सीजन वाले मॉलिक्यूल्स कम है और कार्बन डाइऑक्साइड वाले मॉलिक्यूल्स ज्यादा है, या फिर ये भी कह सकते हैं कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स आर मोर देन द कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स। तो ये यहां पर ब्लड को कह देते हैं इम्प्योर ब्लड। इम्प्योर ब्लड, अब इम्प्योर ब्लड में यहां पे क्या होगा, CO2 पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 पार्शियल P ऑफ CO2 कह देता हूं और P ऑफ O2, और इस कंडीशन में यहां पे बोल रहा हूं कि पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 इज मोर देन पार्शियल प्रेशर ऑफ O2। ये हमारा लंग्स से मतलब बाहर से आने वाली एयर के अंदर मैंने देखा कि पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 इज लेस और पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 ये है। तो इस कंडीशन में यहां से जो आ रही है पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 इज मोर देन पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, ये एयर जो आ रही है उसके अंदर। यहां पर क्या होगा कि इस जगह पर मैंने बताया ना कि कंसंट्रेशन ज्यादा से कम वाली जगह पर होगा, तो इस जगह पे ये ब्लड आया CO2, यहां पर आया इंप्योर ब्लड। इंप्योर ब्लड में जैसे ही आएगा तो CO2 जाएगी इधर क्योंकि यहां पर पार्शियल प्रेशर ज्यादा है और यहां पर पार्शियल प्रेशर कम है, तो CO2 जो है बाहर की तरफ जाएगी और यहां पर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ज्यादा है और इस जगह पे पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कम है, तो ऑक्सीजन अंदर की तरफ आएगी। तो ऑक्सीजन ये बाहर गई, CO2 जो है वो बाहर गई और ऑक्सीजन जो है वो अंदर आई। और यहां पे क्या होगा कि इस जगह पे जो ब्लड होगा, ब्लड में पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 इज मोर देन पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, तो ये हो जाएगा कौन सा, प्योर ब्लड। और लंग्स में इसी प्रोसेस के थ्रू ये जो पूरी प्रोसेस होती है इसको कहा जाता है डिफ्यूजन या प्योरिफिकेशन ऑफ ब्लड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि लंग्स का काम प्योरीफाई करना होता है ब्लड को, मींस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कन्वर्ट करने का काम क्या होता है,
लंग्स का होता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस पार्शियल प्रेशर की मतलब डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू होती है। कंसंट्रेशन में डिफरेंस की वजह से आपका जो ऑक्सीजन गैस है वो बाहर, कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है बाहर निकल जाती है, ऑक्सीजन अंदर आ जाती है बिकॉज ऑफ डिफ्यूजन प्रोसेस या फिर चेंज डिफरेंस इन अ कंसंट्रेशन ऑफ अ डिफरेंट गैसेस इन अ ब्लड। तो यहां पर ऑक्सीजन हमने देख लिया कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस के बारे में समझा। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। ब्रीथ जब हम करते हैं, सांस जब लेते हैं, ब्रीथ इन ब्रीथ आउट, इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन, तो वो कैसे होता है उसको थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे कि जब देखिए मैंने क्या बताया था कि ये जो डायफ्राम है ये ब्रीदिंग रेट को कंट्रोल करता है। ये डायफ्राम के नीचे जो जे शेप लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको स्टमक कहा जाता है। जब हमारा बॉडी ब्रीथ इन करती है तो ब्रीथ इन होता कैसे, आप इसको समझे। पहले तो एक कॉन्सेप्ट को आप समझिए कि हमेशा हमेशा किसी फ्लूइड का फ्लो ज्यादा प्रेशर वाली जगह से कम प्रेशर वाली जगह पे होगा। सिमिलरली मैंने डिफ्यूजन में ही बताया था कि मोर पार्शियल प्रेशर से मतलब ज्यादा पार्शियल प्रेशर से कम पार्शियल प्रेशर या फिर ज्यादा कंसंट्रेशन से कम कंसंट्रेशन की तरफ होना है। ऐसे ही ज्यादा प्रेशर से कम प्रेशर की तरफ हमेशा फ्लूइड का फ्लो होगा, या फिर फ्लूइड मतलब गैस का फ्लो होगा, लिक्विड का फ्लो होगा, किसी भी चीज का फ्लो हमेशा हमेशा ज्यादा प्रेशर से कम प्रेशर की होगा नेचुरली। अपने हम नेचुरली एक शब्द बोल रहा हूं, अपने हम नेचुरली, इसमें हम बाहर से कुछ वो नहीं डाल रहे हैं, बाहर से कुछ एक्सटर्नल वर्क नहीं कर रहे हैं, नेचुरली हमेशा। तो डायफ्राम क्या करता है कि ये जो लंग्स हैं वो लंग्स थोरेसिक कैविटी के अंदर जो है, थोरेसिक कैविटी क्या होती है, जो हमारी ये रिब्स होती है ना, रिब्स से एक थोरेसिक कैविटी बनी होती है जिसके अंदर लंग्स होते हैं। जब डायफ्राम और कुछ मसल्स क्या करती हैं कि जब मेरे को ब्रीथ इन करनी है तब मैं करूंगा कि डायफ्राम कंप्रेस होगा नीचे की तरफ। जब डायफ्राम कंप्रेस होगा नीचे की तरफ तो जो लंग्स है, लंग्स का साइज बढ़ जाएगा, लंग्स के अंदर का वॉल्यूम बढ़ जाएगा। जब लंग्स के अंदर का वॉल्यूम बढ़ जाएगा तब क्या होगा, मैं एक चीज और रिलेशन बता देता हूं कि प्रेशर, एक चीज तो पता चला कि प्रेशर जो है वो हमेशा और हमेशा फ्लो जो है वो हमेशा ज्यादा प्रेशर, नेचुरली जो नेचुरल फ्लो है वो हमेशा ज्यादा प्रेशर से कम प्रेशर की तरफ होगा। दूसरा जो है, दूसरी चीज कि अगर वॉल्यूम जिस जगह पर ज्यादा है वहां पर प्रेशर कम होगा और जिस जगह पर प्रेशर ज्यादा है वहां पर वॉल्यूम कम होगा। मींस प्रेशर और वॉल्यूम का इनवर्स रिलेशन होता है कि अगर प्रेशर ज्यादा वॉल्यूम कम, प्रेशर कम वॉल्यूम ज्यादा। तो ऐसे जब डायफ्राम नीचे गया, डायफ्राम जब नीचे गया, साइज वॉल्यूम के और थोरेसिक जो केज है, थोरेसिक कैविटी है, उसका भी साइज आपका बढ़ा। जब उसका साइज बढ़ा तो आपके लंग्स का भी साइज बढ़ा। लंग्स का साइज बढ़ा तो लंग्स के अंदर का जो वॉल्यूम है वो बढ़ा, और लंग्स के अंदर का वॉल्यूम बढ़ा तो प्रेशर डाउन हुआ। जब लंग्स के अंदर का वॉल्यूम बढ़ा प्रेशर डाउन हुआ। अब हमने कह दिया कि लंग्स के अंदर प्रेशर डाउन है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज्यादा है, फ्लो एयर का कहां से होगा, एयर जो फ्लो एयर का एटमॉस्फेयर से लंग्स की तरफ होगा। तो मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग का क्या है, डायफ्राम is contracted, so volume of lungs or thoracic cavity increases, volume of your lungs or thoracic cavity increases,
सो द प्रेशर इज डिक्रीजेस, प्रेशर जो है वो डिक्रीज होगा। जब प्रेशर डिक्रीज होगा तो फ्लो जो है वो नीचे की तरफ फ्लो जो है देन इधर ले लेते हैं, फ्लो ऑफ एयर फ्रॉम एटमॉस्फेयर टू लंग्स, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। सिमिलरली ये होगा ब्रीथ इन का कॉन्सेप्ट, इन ब्रीदिंग, ब्रीथ इन, अब अपन देखें दूसरा चीज, ये तो पहली हो गई, दूसरी तो ब्रीथ आउट। ब्रीथ आउट के टाइम पे क्या होगा कि जो डायफ्राम जो है वो कॉन्ट्रैक्टेड कंडीशन में था जब ब्रीथ इन हुई, जब फिर क्या होगा कि डायफ्राम जो है वो रिलैक्स कंडीशन में आएगा। रिलैक्स कंडीशन में आएगा तो फिर डायफ्राम ऊपर की तरफ फिर से जाएगा, जब ऊपर की तरफ जाएगा थोरेसिक कैविटी भी आपकी जो लंग्स है, लंग्स के अंदर का ऊपर की तरफ जाएगा तो लंग्स का साइज छोटा होगा, फिर लंग्स का वॉल्यूम भी छोटा कम होगा। जब लंग्स के अंदर वॉल्यूम कम है तो हमने कहा कि जब वॉल्यूम ज्यादा तो प्रेशर कम, प्रेशर कम तो सॉरी वॉल्यूम ज्यादा तो प्रेशर कम। अगर सॉरी ये उल्टा बोल दिया हमने, जो लंग्स हैं लंग्स के अंदर जो डायफ्राम है, डायफ्राम रिलैक्स पोजीशन में जाएगा, साइज ऑफ लंग्स डिक्रीजेस, साइज ऑफ लंग्स डिक्रीजेस तो वॉल्यूम जो होगा लंग्स का वो कम होगा। जब वॉल्यूम कम होगा तो प्रेशर ज्यादा होगा, प्रेशर ज्यादा होगा तो वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से भी ज्यादा होगा। और नेचुरल है जब डायफ्राम रिलैक्स कंडीशन में आएगा, जब डायफ्राम रिलैक्स कंडीशन में आएगा तब जो साइज ऑफ लंग्स है वो डिक्रीज होगा। जब लंग्स का साइज डिक्रीज हो जाएगा तो वॉल्यूम कम हो जाएगा, और वॉल्यूम कम हो जाने की वजह से प्रेशर ज्यादा हो जाएगा, और वो प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से भी ज्यादा है, वो प्रेशर जो है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से भी ज्यादा होगा। जब वो प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से भी ज्यादा होगा तो नेचुरली जो एयर है, जो आपकी गैसेस हैं, वो गैसेस का फ्लूइड का जो फ्लो है वो नेचुरली लंग्स से बाहर मतलब एटमॉस्फेयर की तरफ हो जाएगा, लंग्स से एटमॉस्फेयर की तरफ हो जाएगा नेचुरली। तो सिमिलरली यही है वॉल्यूम ऑफ लंग्स और ब्रीथ आउट में क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ लंग्स, इसके अंदर एक चीज लिखें, डायफ्राम इज इन रिलैक्स्ड कंडीशन, diaphragm is in relaxed condition. Volume of lungs is decreases, the pressure of lungs is increases, and you lungs कह सकते हैं, lungs is increases, so flow of air from lungs to atmosphere, low to high, लो प्रेशर टू हाई प्रेशर। तो यहां पर मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग को आप समझे, इसमें डायफ्राम अकेला ही नहीं रिस्पॉन्सिबल होता ब्रीदिंग के लिए, डायफ्राम के साथ साथ आपके कुछ एक्सटर्नल मसल्स भी होते हैं, वो भी कुछ मसल्स होते हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर ब्रीद इन और ब्रीद आउट के लिए, ठीक है। अब एक चीज और, अब जैसे ये वॉल्यूम ऑफ लंग, वॉल्यूम ऑफ एयर की बात करेंगे, वॉल्यूम ऑफ एयर और ये सब चीजें जो है वो कैलकुलेट कैसे करी जाती हैं, कि जैसे हम जनरली ये लंग से रिलेटेड जो डिसीजेस होती हैं या फिर उनकी जानकारी या उनकी जांच के लिए कि आपकी सही कंडीशन में है, कि लंग सही कंडीशन में है कि नहीं है, इसकी जानकारी के लिए हमको वॉल्यूम ऑफ एयर कैलकुलेट करने की जरूरत पड़ती है कि कितना वॉल्यूम बाहर निकाल पा रहे हैं हम
वॉल्यूम ऑफ एयर या वॉल्यूम ऑफ गैसेस कितना बाहर निकाल पा रहे हैं, वॉल्यूम ऑफ एयर कितना इनटेक कर पा रहे हैं, ये क्वांटिटी को मेजर करना जरूरी है। अगर ये मेजर सही क्वांटिटी, मतलब ये जो मेजर की हुई क्वांटिटी सही लेवल की है या सही है, एक हेल्दी पर्सन के हिसाब से है, तो आपके लंग्स सही काम कर रहे हैं, अदरवाइज कुछ ना कुछ उसके अंदर प्रॉब्लम है। तो ये मेजर करने के लिए डिवाइस कौन सा यूज किया जाता है, वो किया जाता है स्पायरोमीटर। सो द डिवाइस, एक फैक्ट है, डिवाइस used for measuring the volume of air is स्पायरोमीटर। अब कुछ क्वेश्चंस कैसे आते हैं कि रेस्पिरेटरी वॉल्यूम और रेस्पिरेटरी कैपेसिटी से रिलेटेड क्वेश्चन भी आते हैं। तो रेस्पिरेटरी वॉल्यूम, श्वसनीय आयतन, अब रेस्पिरेटरी वॉल्यूम और श्वसनीय आयतन ये क्या है, मेनली 4 प्रकार के होते हैं। टाइडल वॉल्यूम, इंस्पिरेशन, इंस्पिरेशन, रेस्पिरेटरी वॉल्यूम, एक्सपिरेशन, रेस्पिरेटरी, इंस्पिरेशन रेस्पिरेटरी वॉल्यूम, एक्सपिरेटरी रेस्पिरेशन वॉल्यूम, सॉरी ये रेस्पिरेटरी नहीं है, ये इंस्पिरेशन, अब हम कुछ वॉल्यूम, जैसे मैंने ये कहा कि डिवाइस फॉर मेजरिंग द वॉल्यूम ऑफ एयर, तो रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स भी होते हैं कुछ जिनके अलग अलग नाम होते हैं, और मैं बताऊंगा कि क्या क्वांटिटी होनी चाहिए जो कि आपकी बॉडी, हेल्दी बॉडी के लिए क्या वॉल्यूम होने चाहिए जो एयर इजीली इनटेक कर सके, या फिर उसके लिए कुछ मेजर्स डिसाइड किए गए हैं और उन मेजर्स के अलग अलग नाम होते हैं। तो हम बात करते हैं किसकी, रेस्पिरेटरी वॉल्यूम की। या फिर श्वसनीय आयतन। श्वसनीय आयतन में कौन कौन से होता है, एक होता है टाइडल वॉल्यूम, इसको कहा जाता है ज्वरीय आयतन, टाइडल वॉल्यूम या फिर ज्वरीय आयतन। जब हम नॉर्मल ब्रीदिंग करते हैं, तो ब्रीदिंग करना मीन्स सांस लेना, इंस्पिरेशन का मतलब होता है अंतः श्वसन, सांस को लेना या फिर ब्रीद इन, और एक्सपिरेशन का मीन्स होता है बाहर छोड़ना, सांस को बाहर छोड़ना, ब्रीद आउट या फिर निश्वसन अगर हिंदी में बात। तो टाइडल वॉल्यूम जो है, जब हम इंस्पिरेशन करते हैं, अंतः श्वसन करते हैं नॉर्मल कंडीशन में, मतलब आप फोर्स नहीं लगा रहे हैं, इजीली अपने आप हो रहा है, तो उस समय पे नॉर्मल कंडीशन में सांस को अंदर लेने से जितना वॉल्यूम ऑफ एयर, सांस को अंदर लेना या फिर सांस को बाहर छोड़ने पर जितना वॉल्यूम ऑफ एयर यूज होता है, मींस आप सांस ले रहे हैं तो कितना वॉल्यूम अंदर ले रहे हैं एयर का, और सांस छोड़ रहे हैं तो कितना वॉल्यूम बाहर छोड़ रहे हैं एयर का, नॉर्मल कंडीशन में आप कोई फोर्स नहीं लगा रहे, नॉर्मल कंडीशन में, तो उस समय का जो वॉल्यूम होता है उसको टाइडल वॉल्यूम कहा जाता है। इन नॉर्मल कंडीशन
breathe in volume of air during inspiration or expiration. It is approximately 500 ml, approx 500 to 550 ml, और लगभग in 1 minute 6000 to 8000 ml. ठीक है, दूसरा है आई इंस्पिरेशन रिजर्व वॉल्यूम, इसको अंतः श्वसन आयतन कहा जाता है। जब हम अंदर की तरफ, इसको आईआरवी। नॉर्मल कंडीशन में हमने ब्रीथ इन किया, 500 ml कर लिया, उसके बाद जितना हम फोर्स लगा के, मतलब नॉर्मली 500 ml तो कर लिया, अगर कभी जरूरत पड़ जाए कि हमको ज्यादा चाहिए तो फोर्स लगा के हम कितना कर रहे हैं, फोर्सफुली हम कितना वॉल्यूम इनटेक कर रहे हैं। तो वॉल्यूम ऑफ एयर इनटेक ड्यूरिंग इंस्पिरेशन आफ्टर नॉर्मल, ड्यूरिंग वॉल्यूम ऑफ एयर इनटेक फोर्सफुली हम कितना कर पा रहे हैं, फोर्सफुली आफ्टर, ये और लिख दूं, आफ्टर नॉर्मल कंडीशन। नॉर्मल कंडीशन मतलब फोर्सफुली आफ्टर नॉर्मल कंडीशन कितना एयर हम इंटेक कर पा रहे हैं, वॉल्यूम ऑफ एयर इंटेक है, उनको आईआरवी कहा जाता है। इट इज, इसकी जो वैल्यू होती है वो लगभग 2500 ml टू 3000 ml। ऐसे ही एक होता है ईआरवी। ईआरवी क्या होता है, एक्सपिरेशन रिजर्व वॉल्यूम। इसके अंदर क्या है, ये भी फोर्सफुली है कि मैंने क्या बोला, टाइडल वॉल्यूम जो है, टाइडल वॉल्यूम में क्या होता है, नॉर्मली मैंने लेना, नॉर्मल कंडीशन में लेना या नॉर्मल कंडीशन में छोड़ना। जब मैं फोर्स लगा के ले रहा हूं तो वो हो जाएगा नॉर्मल के अलावा कितना लिया, फोर्सफुली 2500 से 3000, तो वो आईआरवी हो गया, इतना वॉल्यूम है फोर्सफुली ले पा। ईआरवी क्या होगा, इतना वॉल्यूम है नॉर्मल के बाद, नॉर्मल कंडीशन या टाइडल वॉल्यूम के बाद या 500 ml के बाद फोर्सफुली कितना छोड़ पा रहा हूं, ये हो जाएगा आर। मतलब एक्सपिरेशन रिजर्व, इंस्पिरेशन है इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम R by expiratory reserve वॉल्यूम। फोर्सफुली नॉर्मल कंडीशन के बाद कितना आप छोड़ पा रहे हो, वो होता है अप्रोक्सीमेटली 1000 ml टू 1100 ml। और एक होता है तीसरा, चौथा यहां पर लिख देता हूं ऊपर, एक होता है आपका रेसिडुअल वॉल्यूम या फिर अवशिष्ट आयतन। ईआरवी मतलब एक्सपिरेटरी को निःशोषण कहा जाता है। इसमें मतलब आफ्टर ईआरवी मतलब हमने नॉर्मली छोड़ दिया, फिर उसके बाद ईआरवी मतलब फोर्सफुल भी छोड़ दिया, मतलब कितना फोर्सफुल छोड़ने के बाद कितना निकल गया, 1000 से 1100 ml निकल गया। अब उसके बाद भी जो बचा हुआ पार्ट है, उसके बाद भी जो बचा हुआ है हमारे लंग्स के अंदर, वो होता है रेसिडुअल वॉल्यूम। मतलब आफ्टर टाइडल वॉल्यूम और ईआरवी के बाद जो बचा हुआ हमारे लंग्स के अंदर एयर का वॉल्यूम है, वो होता है हमारा रेसिडुअल वॉल्यूम, और इसकी वैल्यू होती है लगभग यही सेम टू सेम 1000 टू 1100।
तो यहां पर हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम कंप्लीट होता है और उससे रिगार्डिंग कुछ फैक्ट्स होंगे तो उनको हम एमसीक्यूज में कवर कर लेंगे। और मैंने कोशिश की है कि यहाँ पर हमारे लगभग अधिकतर क्वेश्चन जो हैं वो सारे के सारे क्वेश्चन आपके बन जाएं। और रेस्पिरेटरी सिस्टम के बाद हम कोशिश करेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम को कंप्लीट करने की। और यहाँ पर रेस्पिरेटरी सिस्टम खत्म हो गया है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।